द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग में आज हम जानेंगे कि किस तरह से आप पब्लिक स्पीकिंग की कला में माहिर बन सकते हैं। ये किताब हमें बताती है कि किस तरह से आप अपने स्टेज के डर से आज़ाद हो सकते हैं और किन तरीकों का इस्तेमाल करके आप बहुत सारे लोगों को अपने विचारों से प्रभावित कर सकते हैं। अगर आप एक बेहतर पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं या लोगों को प्रभावित करने के तरीके सीखना चाहते हैं या फिर एक अच्छे लीडर बनना चाहते हैं तो किताब सिर्फ आपके लिए ही है। लेखक के बारे में कुछ जानकारी। डेल कार्नेगी अमेरिका के एक लेखक और लेक्चरर थे। वे लोगों को सिखाते थे कि किस तरह से वे खुद में सुधार कर सकते हैं, किस तरह से वे कुछ बेच सकते हैं और कैसे वे बोलने की कला में माहिर बन सकते हैं। आज 100 साल के बाद भी लोग उनकी किताबों को बहुत पसंद करते हैं। J.B.S. अनविन अमेरिका के एक एडिटर, लेक्चरर और लेखक थे। उन्होंने दुनिया के सबसे बेहतरीन लिटरेचर की लाइब्रेरी में अपना योगदान दिया था, जिसके लिए वे जाने जाते हैं। ये किताब आपको क्यों पढ़नी चाहिए? आज के वक्त में दुनिया को लीडर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमें वो लोग चाहिए जो हमारे समाज को पहले से बेहतर बनाने के लिए काम कर सके। हमें वो लोग चाहिए जो एक बेहतर बिजनेस खड़ा करके अच्छे प्रोडक्ट मार्केट में ला सके जिससे लोगों का फायदा हो। लेकिन ये सब कर पाने के लिए उन्हें एक कला में माहिर बनना होगा, पब्लिक स्पीकिंग। दुनिया के किसी भी कामयाब व्यक्ति को ले लीजिए, जिसपे ये ताकत होती है कि वो बहुत से लोगों को एक साथ प्रभावित कर सकता है। लेकिन बहुत से लोग स्टेज के नाम से ही कांपने लगते हैं। कामयाब तो हर कोई बनना चाहता है, लेकिन ये वो डर है जिसे लड़ने जाने पर बड़े से बड़ा आदमी एक बार जरूर घबराता है। ये किताब आपके इस डर का समाधान है। ये आपको बताती है कि किस तरह से आप पब्लिक स्पीकिंग की कला में माहिर बन सकते हैं। अगर आपको जानना है कि किस तरह से आप पब्लिक स्पीकिंग सीख सकते हैं या किस तरह से आप गले और फेफड़े की कसरत करके अपनी आवाज़ को बेहतर बना सकते हैं, या फिर अगर आप जानना चाहते हैं कि अपने सुनने वालों को एक भीड़ में इकट्ठा करना क्यों ज़रूरी है, तो ये बुक हमारी आगे पढ़ते रहिए। अपनी बात के जरिए अपने लोगों में भावनाएं पैदा करने वाला व्यक्ति बहुत अच्छा स्पीकर होता है। इंसान हमेशा अपनी भावनाओं के आगे मजबूर हो जाता है। यही वो चीज है जो हमारी जिंदगी में रंग डालती है और इसे खूबसूरत बनाती है। अगर आप किसी तरह से अपने सुनने वाले के अंदर एक भावना पैदा कर सके तो वे आपको बहुत पसंद करने लगेंगे। लोग इसीलिए कॉमेडी शो ज्यादा देखने जाते हैं और एक डॉक्यूमेंट्री कम देखते हैं, क्योंकि कॉमेडी में एक भावना को पैदा करती है, खुशी। सिर्फ यही नहीं, सेल्स में भी जब हम ग्राहक की भावनाओं पर ज्यादा ध्यान देते हैं तो हम अपने प्रोडक्ट को आसानी से बेच पाते हैं। लोग नया आईफोन इसीलिए नहीं खरीदते क्योंकि वो अच्छा है। आईफोन ऐसा कोई भी फीचर नहीं देता जो सैमसंग या ओप्पो या वीवो नहीं देते। लेकिन अगर आपके सामने आईफोन और दूसरे स्मार्टफोन रख दिए जाए तो संभावना ज्यादा है कि आप आईफोन को चुनेंगे। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है कि उसे इस्तेमाल करने से उनका दर्जा उठ जाता है। भावनाएं हमारी जिंदगी को चलाती है। इसीलिए अगर आप किसी तरह से भावनाओं पर काबू पा ले तो आप लोगों के दिलों पर काबू पा सकते हैं। किस तरह से आप लोगों में भावना पैदा कर सकते हैं? आसान शब्दों में, प्रैक्टिस करके। आप जिस भी टॉपिक पर बोल रहे हैं आपको उसके अंदर पूरी तरह से घुसना होगा। उसे अपनी आत्मा में बसा लीजिए और उसमें पूरी तरह से उतर जाइए। जब एक्टर्स अपने रोल की तैयारी करते हैं तो वे उसमें भावनाएं पैदा करने के लिए पूरी तरह से कैरेक्टर में उतर जाते हैं।
शूटिंग से कुछ घंटे पहले से ही वे खुद को एक कमरे में बंद कर लेते हैं और सिर्फ एक सीन के लिए प्रैक्टिस करते रहते हैं। इस तरह से वे देखने वाले के अंदर भावनाएं पैदा कर पाते हैं और उनका दिल जीत पाते हैं। अगर आपको भी ऐसा करना है तो आपको भी अपने टॉपिक को अच्छे से तैयार करना होगा। अपनी आवाज को अच्छा बनाने के लिए अपने गले और फेफड़ों का ख्याल रखिए। जब हम बोलते हैं तो हमारे फेफड़ों से हवा हमारे गले तक जाती है, जिससे कि आवाज बाहर निकलती है। दूसरे शब्दों में, हम जब बोलते हैं तो हमारे फेफड़ों पर प्रेशर पड़ता है और ज्यादा जोर से काफी देर तक बोलते रहने पर सीने में दर्द हो सकता है। इसीलिए ये जरूरी है कि आप अपने फेफड़ों का और अपनी सेहत का अच्छा ख्याल रखें। लेखक एक ऐसे पब्लिक स्पीकर को जानते थे जो बोलने की प्रैक्टिस भागते हुए करते थे। इससे उसका फेफड़ों में ज्यादा हवा जाती थी और उसकी कसरत होती थी, जिससे कि स्टेज पर वे लंबे समय तक बोल पाता था। आप चाहे तो ये तरीका अपना सकते हैं या फिर एक दूसरे तरह से भी कसरत कर सकते हैं। सबसे पहले अपने हाथों को अपने कमर पर रखिए और एक हाथ की उंगली को दूसरे हाथ की उंगली से छूने की कोशिश कीजिए। इससे आप अपने फेफड़ों को दबा रहे हैं, जिससे कि सारी हवा बाहर निकल रही है। इसके बाद अपने कंधों को ऊपर उठाए बिना आप सांस अंदर खींचिए। इसे बार बार दोहराइए। फेफड़ों के अलावा आपका गला भी अच्छे से बोल पाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसकी कसरत करने के लिए अपनी गर्दन को फिक्स करके अपने सीने को लेफ्ट राइट घुमाइए। ऐसा करते वक्त अपने सिर को आगे की तरफ झुकाकर रखिए। इससे आपके गले को राहत मिलेगी। गले को खोलने के लिए आप अपने मुंह को खोलिए और उसे पूरी तरह से खुला रखकर बोलने की कोशिश कीजिए। इससे आपकी आवाज की क्लैरिटी अच्छी हो जाएगी। लेकिन आवाज अच्छी होने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वो तेज हो। इसका मतलब ये भी है कि वो साफ हो और स्टेज के पीछे जो लोग बैठे हैं वो भी आपकी बात को अच्छे से और साफ साफ सुन पाए। अगर आपकी आवाज साफ होगी तो आपके फुसफुसाने पर भी लोग आपको अच्छे से समझ पाएंगे। एक बेहतर पब्लिक स्पीकर बनने के लिए आपको खुद के बारे में ना सोचकर अपने टॉपिक के बारे में सोचना होगा। हम सभी लोग गाड़ी चलाना किताब पढ़कर नहीं सीखते। अगर किसी भी व्यक्ति को गाड़ी चलाना सीखना होता है तो वह उसे चलाकर सीखता है और लगभग हर कोई उस पर से एक बार ना एक बार जरूर गिरता है। ठीक उसी तरह से अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग सीखना है तो आपको लोगों के सामने जाकर बोलना होगा। शुरुआत में आपसे गलतियां जरूर होंगी, लेकिन वो सभी के साथ होती हैं। उन्हीं गलतियों से आप बेहतर तरीके से बोलना सीखते हैं। दुनिया के महान पब्लिक स्पीकर्स भी जब पहली बार स्टेज पर गए थे तो उन्हें घबराहट हुई थी। लेकिन पब्लिक स्पीकर बनने का मतलब ये नहीं होता कि आपको डर ही ना लगे। इसका मतलब होता है कि आपको उस डर को काबू करना आना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि किस तरह से आप अपने डर से आज़ाद हो सकते हैं। इसके लिए आप 3 तरीके अपना सकते हैं। सबसे पहले तो अपने बारे में सोचना छोड़कर अपने दिए गए टॉपिक के बारे में सोचिए। बहुत से लोग स्टेज पर जाते ही सोचने लगते हैं कि लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, या फिर कहीं वे देखने में कुछ खराब तो नहीं लग रहे। आप ये सब ना सोचकर अपने मैसेज पर ध्यान दीजिए जो आप लोगों तक पहुंचाने के लिए आए हैं। इसके बाद अपने बात को पहले से ही तैयार करके जाइए। बहुत से लोग बिना तैयारी के स्टेज पर चले जाते हैं और वहां जाकर ये भूल जाते हैं कि उन्हें बोलना क्या था। इस तरह से वे और घबराने लगते हैं।
इसीलिए हमेशा अपनी स्पीच को याद और प्रैक्टिस करके जाइए। इसके बाद अंत में जब आप बोलने के लिए जाइए तो ये उम्मीद कीजिए कि आप असल में बोलने में कामयाब होंगे। अपनी विनम्रता को बनाए रखिए। अपने डर को बगल में रखकर एक खुले दिमाग के साथ बोलिए। शुरुआत में सभी खराब करते हैं, लेकिन कुछ वक्त तक प्रैक्टिस कर लेने के बाद सारे ही लोग अच्छा बोलने लगते हैं। एक टोन में ना बोलकर अपनी बात के जरूरी शब्दों पर जोर दीजिए। गाने सुनते वक्त आपने ये देखा होगा कि उसमें अलग अलग धुन का इस्तेमाल होता है। जरा सोचिए, आपका मनपसंद गाना सुनने में कैसा लगता अगर उसमें सिर्फ एक तरह का धुन बजता और गाने वाला सिर्फ एक टोन में गाया जाता। कोई भी चीज अगर पूरी तरह से सिर्फ एक खूबी को दिखाए तो वो खूबसूरत नहीं लगती। सोचिए, अगर दुनिया सिर्फ एक ही रंग में रंगी होती तो कैसा लगता। आपके आसपास हर जगह सब कुछ सफेद रंग का हो जाए तो कैसा लगता। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि बोलते वक्त कभी इस तरह से मत बोलिए कि सुनने वाले को लगे आप रट कर कुछ बोल रहे हैं। अपने टोन को जरूरत के हिसाब से बदलते रहिए और अपने वाक्य के जरूरी हिस्सों पर और जोर देकर बोलिए। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको कहना है कामयाब आपकी किस्मत का नहीं बल्कि आपके कर्म का नतीजा है, तो यहाँ पर आप इस वाक्य के कुछ जरूरी शब्दों को पहचानिए, जैसे कामयाबी, किस्मत, कर्म और नतीजा। अब आप इन जरूरी शब्दों को थोड़ा सा जोर देकर बोलिए ताकि ये शब्द सुनने में बाकी के शब्दों से अलग लगे। लेकिन जोर देकर बोलने का मतलब ये नहीं है कि आप उसे चिल्लाकर कहें। इसका मतलब है उसे कुछ अलग तरह से कहना ताकि सुनने वाला ये समझ जाए कि वो शब्द वाक्य के जरूरी शब्द हैं। अगर आप जोर से बोल रहे हैं तो उन जरूरी शब्दों को आराम से कहिए। अगर आप आराम से बोल रहे थे तो उन शब्दों को जोर से कहिए, या फिर आप उसे अपने स्टाइल में कुछ अलग तरह से कहने की कोशिश कीजिए ताकि वो बाकी के शब्दों से अलग लगे। अपनी बात के जरूरी हिस्से को अलग तरह से बोलने के 3 तरीके हो सकते हैं। सबसे पहला है अपने स्पीच को बदलना। दूसरा है अपने बोलने की रफ्तार को बदलना। और तीसरा है कुछ देर तक रुक कर बोलना। जब हम कुछ मजेदार बात बता रहे होते हैं तो हम तेज बोलते हैं, और जब कुछ खूबसूरत लम्हों की बातें करते हैं तो आराम से बोलते हैं। इससे हमारे टोन अलग हो जाते हैं। इसके बाद अगर आप अपनी ज़रूरी बात को बोलने से ठीक पहले या ठीक बाद कुछ देर के लिए रुक जाएंगे तो वो बात बाकी की बातों से अलग लगेगी। या फिर अगर आप अपने वाक्य की शुरुआत तेज रफ्तार में बोलते हुए करेंगे और उसके अंत में उसे धीरे बोलेंगे तो वो भी सुनने में अलग लगेगा। इस तरह से आप अपनी स्पीच को आकर्षक बना सकते हैं। बोलने के साथ ही आपको अपने जेस्चर पर भी ध्यान देना होगा। जेस्चर का मतलब होता है बोलते वक्त अपने हाथ और अपने शरीर को अपने स्पीच के हिसाब से हिलाना। ये वो इशारे होते हैं जिसे देखकर लोग आपकी बात को अच्छे से समझ पाते हैं। इसमें माहिर बनने के लिए भी आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। सबसे पहले तो इन्हें ज़बरदस्ती बाहर लाने की कोशिश मत कीजिए। जेस्चर आपके अंदर से अपने आप निकलने चाहिए, और अगर आप ज़बरदस्ती इसे बाहर निकालने की कोशिश करेंगे तो लोगों को तुरंत पता लग जाएगा कि वो नकली है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे प्रैक्टिस नहीं कर सकते। जेस्चर को बेहतर बनाने के लिए आप उसे बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप हर
एक जेस्चर को एक ही तरीके से प्रैक्टिस करें और हर बार उसे उसी तरह से इस्तेमाल करें। कभी कभी ये संभव भी नहीं होता। ये आपके अंदर से समय समय पर अपने आप निकलने चाहिए। आप अगर एक होनहार स्पीकर को एक ही स्पीच 2 बार देते हुए सुनिए तो आप ये देखेंगे कि उनके जेस्चर बदलते रहते हैं। इसके बाद आपको ये ध्यान देना होगा कि आपके अंदर से जो जेस्चर निकल रहे हैं वो आपकी स्पीच और आपके टोन के साथ मैच खा रहा है या नहीं। बहुत बार हम ऐसे जेस्चर कर देते हैं जो कि बहुत खराब लगते हैं। इसके लिए आप शीशे में देखकर उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप ये देखिए कि कौन से जेस्चर अच्छे लग रहे हैं, किसे सुधारा जा सकता है और किसे आपको निकालने की ज़रूरत है। समय के साथ आपको उसकी आदत पड़ जाएगी और आप इसे बेहतर तरीके से कर पाएंगे। यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात यह है कि वह जेस्चर आपके अंदर से प्राकृतिक रूप से निकलने चाहिए। नकली जेस्चर का इस्तेमाल करना बिल्कुल वैसा ही है जैसे अपने बगीचे के सूखे हुए पौधों को हरे रंग से रंग देना। आप इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए ये उतना आसान हो जाएगा। इसके अलावा बहुत ज़्यादा जेस्चर करने से लोगों का ध्यान भटकने लगता है। ये याद रखिए कि आप अपने हाथों को या अपने शरीर को हद से ज़्यादा मत हिलाइए। साथ ही अपने चेहरे के भाव पर भी ध्यान दीजिए। अपने सुनने वालों को एक भीड़ में इकट्ठा कीजिए ताकि आप अपनी बात को लोगों तक अच्छे से पहुंचा सके। क्या आपने कभी ये देखा है कि किसी सेमिनार में एक व्यक्ति ताली बजाता है और फिर सारे ही लोग अचानक से तालियां बजाने लगते हैं? क्या आपके साथ कभी ये हुआ है कि आपके ग्रुप में सारे लोग अचानक से ऊपर देखने लगते हैं और आप भी उसी वक्त ऊपर देखने लगते हैं? इंसानों की इस खूबी को कंटेजियन कहते हैं, जिसका हिंदी में मतलब होता है एक व्यक्ति के विचार या रोग का दूसरे व्यक्तियों तक पहुंचना। इसका आसान सा मतलब होता है एक चीज़ का फैलाव। इसका मतलब ये है कि अगर आप अपने सुनने वाले को एक भीड़ में इकट्ठा कर लेंगे तो आप अपने विचारों को उन तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। भीड़ में विचारों को इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से फैलता है। अगर एक भीड़ भरी जगह पर एक व्यक्ति अचानक से चिल्लाने लगे तो सारे लोग पागलों की तरह भागने लगेंगे। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि सब लोग आपके विचारों को सुने तो उन्हें अलग अलग मत बैठने दीजिए। उन सभी को एक भीड़ में अपने बहस करने की ताकत को बढ़ाइए। बहुत बार हम कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं जिसे साबित कर पाने में हमें परेशानी होती है। कभी कभी हम अपनी राय देने लगते हैं और बहुत से लोग उस राय को नहीं मानते। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी बोले उसे साबित करने की ताकत भी रखिए, वरना आपकी कही गई बात को आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही अगर आप अपनी बात को साबित नहीं कर पाएंगे तो लोग आप पर भरोसा नहीं करेंगे। इसके अलावा अगर आपकी कभी किसी से बहस हो जाए तो आपको उसकी बात का जवाब देना ही जाना चाहिए। अपनी बात को साबित करना और दूसरों से बहस करना, ये दोनों ही ज़रूरी है। इसीलिए आपको ये भी सीखना होगा कि किस तरह से आप अपनी बात को सही साबित कर सकते हैं, और ये भी सीखना होगा कि किस तरह से आप अपने विरोधियों की बात को गलत साबित कर सकते हैं। इसके लिए आपको 4 बातों पर ध्यान देना होगा। जो बात जिस पर बहस हो रही है उस बात को साबित करने के सबूत उस बात की ओर
फ़ोन से मतलब हो सकता है और उस बात के नतीजे नीचे दिए गए 4 सवालों की मदद से आप इन पहलुओं पर ध्यान देकर वो दोनों काम कर सकते हैं। जिस बात पर बहस हो रही है उसे अच्छे से समझने के लिए आप खुद से पूछिए कि क्या उसे साफ साफ शब्दों में कहा गया है। दूसरा सवाल खुद से ये पूछिए कि जो कुछ भी कहा गया है क्या उसे पूरी तरह से कहा गया है, क्या पूरी जानकारी दी गई है, कहीं उस जानकारी में कुछ कमी तो नहीं है। इसके बाद आप उस बात को साबित करने के सबूत पर ध्यान दीजिए। खुद से ये सवाल पूछिए, उस बात को किस एक्सपर्ट ने कहा है, क्या वो व्यक्ति वाकई में एक एक्सपर्ट है, क्या वो सही से सोच समझ सकता है। दूसरा सवाल ये पूछिए, क्या सारे फैक्ट्स पर ध्यान दिया जा रहा है, क्या वो सारे एक्सपर्ट्स एक ही बात कह रहे हैं या अलग अलग, क्या वो सच में फैक्ट्स है या फिर किसी की राय है। इसके बाद बड़ी आती है ये समझने की कि उस बात के और कौन कौन से मतलब हो सकते हैं। जिन फैक्ट्स के आधार पर उस बात को कहा जा रहा है कहीं उसका कुछ दूसरा मतलब तो नहीं निकल सकता। दूसरा सवाल ये कि आप जो बात कह रहे हैं उसे गलत साबित करने के लिए कौन कौन सी बात कही जा सकती है। इसके बाद अंत में आता है कही गई बात के नतीजे क्या हो सकता है। इसमें आप खुद से ये पुष्टि की कहीं आपने कुछ ऐसा तो नहीं कहा जो सबूतों पर आधारित नहीं है। और दूसरा सवाल ये कि क्या सारे सबूत एक ही बात की तरफ इशारा कर रहे हैं। आपने सुनने वालों को एक कहानी सुनाइए ताकि वे कल्पना कर सके। ज़्यादातर लोगों को जानकारी, नंबर्स और स्टैटिस्टिक्स नहीं पसंद है। लोगों को ये जानने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता कि पिछले 10 सालों में सिगरेट या शराब पीने से कितने लोगों की मौत हुई। अगर आप अपने टॉपिक में बहुत सी जानकारी डाल देंगे तो वह एकदम सूखी हुई लगेगी। उसमें रस भरने के लिए आपको उसे मज़ेदार बनाना होगा। किसी भी चीज़ को मज़ेदार बनाने के लिए कहानियों को इस्तेमाल कीजिए। कहानियाँ सुनने पर हम कल्पनाएं करने लगते हैं। हम अपने दिमाग में अलग अलग जगह पर जाने लगते हैं और इस तरह से हम बोलने वाले की बात को कुछ ज़्यादा ध्यान से सुनते हैं। इसलिए अगर आप अपनी उसी बात में एक शराबी की कहानी के ज़रिए लोगों को इससे होने वाले नुकसान के बारे में बताएंगे तो लोग उसे कुछ ज़्यादा अच्छे से सुनेंगे। आप उनसे बताइए कि किस तरह से वो व्यक्ति रोज़ शराब पीकर अपनी पत्नी से झगड़ा करता था, अपने बच्चों को मारता था। इस तरह की कहानियाँ लोगों की भावनाओं के साथ खेलती है और उन्हें आपसे चिपका कर रखती है। इसके बाद आप खुद भी अपनी कल्पना का इस्तेमाल कीजिए। अपनी स्पीच को तैयार करते वक्त ये कल्पना कीजिए कि आपके सामने बहुत से लोग आपको सुनने के लिए बैठे हैं और वे आपको सुन रहे हैं। ये सोचने की कोशिश कीजिए कि आप उनके सामने किस तरह से बोलेंगे और आपकी बात को सुनने के बाद उनके क्या भाव होंगे। जब आप अपने दिमाग में अपने सुनने वालों को साफ साफ अपने सामने देखने लगे तो ये कल्पना कीजिए कि आप उनके सामने बोलने पर कौन से जेस्चर का इस्तेमाल करेंगे। ये सोचिए कि उस जेस्चर का आपके सुनने वाले पर क्या असर होगा, किस तरह से आप अपने वाक्य को कहेंगे। पब्लिक स्पीकिंग का काम भी एक कवि या लेखक के काम की तरह होता है। अगर आप अपनी बात के ज़रिए लोगों के दिमाग में चित्र बना सकते हैं तो आप भी एक अच्छे पब्लिक स्पीकर बन सकते हैं। कंक्लूशन में हम बोलेंगे, हर कला की तरह पब्लिक स्पीकिंग की कला को भी प्रैक्टिस करके सीखा जा सकता है। स्टेज पर जाने से पहले अपने टॉपिक को अच्छे से तैयार कीजिए और साथ ही अपनी सेहत का अच्छे ख्याल रखिए ताकि आप
लंबे समय तक अच्छे से बोल सके। अपनी बात के ज़रिए लोगों में भावनाएं पैदा करने की कोशिश कीजिए। हर रोज़ अच्छे से प्रैक्टिस करके आप इसमें बेहतर बन सकते हैं। तो इसके लिए क्या करें? अपने शब्दों के ज्ञान को बढ़ाइए। अगर आपके पास इस्तेमाल करने के लिए बहुत सारे शब्द होंगे तो आपकी स्पीच पहले से बेहतर होगी। इससे आप अपने विचारों को बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। इसीलिए आपसे अगर आप कोई किताब पढ़े तो उसमें आने वाले उन शब्दों को नोट कर लीजिए जो आपके लिए नए हैं और फिर उन्हें अपनी स्पीच में इस्तेमाल कीजिए। तो दोस्तों, आपको आज का ये द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग बुक समरी इन हिंदी कैसा लगा? दोस्तों, क्या आपको भी सपना है एक बेहतरीन पब्लिक स्पीकर बनना है? अगर आपके मन में कुछ सवाल या सुझाव है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए दिल से धन्यवाद। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।